नमस्कार प्रिय भारतवासियों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए ग्राम बंगोली में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम के वीडियो लेकर आए हूँ दोस्तों, जिसमें हमारे आदरणीय समस्त प्रबुद्धजीवियों के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर मंथन किया गया दोस्तों। और हम सभी को बहुत अच्छा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की बातें बताए दोस्तों। बहुत अच्छे ज्ञान के बाद, संविधान के बाद हमको इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो लंबा है दोस्तों, लेकिन काफ़ी ज्ञानवर्धक, सीखने लायक है। और हमारे पड़ोस के गांव ग्राम बंगोली में यह आयोजित कार्यक्रम किया गया था दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के दिन। तो आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज के लोगों के लिए भारतीय संविधान को बनाया दोस्तों, और लोगों को जन जन तक आज जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है वो सब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की देन है दोस्तों, जो संविधान के द्वारा हमको मिला दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी तरह कार्यक्रम का वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, लाल बटन घंटी के दबाकर। आपको हमारे समाज के सामाजिक कार्यक्रम का वीडियो आगे इसी तरह देखने को मिलेगा दोस्तों, तो वीडियो जरूर देखें दोस्तों। ठीक औपचारिकताओं में समय न गंवाते हुए मैं आप सबकी इजाज़त के साथ आज अपनी बातें आपके बीच रखूंगा। जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, निश्चित तौर पे एक दबाव महसूस करते हैं। जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप रखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पे संविधान के ऊपर बात रखना, उस संविधान के ऊपर जिसे विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है, और ये है निश्चित तौर पे यह कार्यक्रम यदि उस संविधान के उद्देशिका के वाचन के साथ अगर प्रारंभ हो तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा मनसा है और हम सबकी भी यही आकांक्षा होगी। तो यदि आप सबकी इजाज़त हो तो मैं स्वयं संविधान का वाचन करता हूँ, आप सब दोहराते चलें और उसको सम्मान देते हुए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उचित होगा कि अपना दाहिना हाथ हम शपथ के मुद्रा में, मैं शुरू करता हूँ। बोलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय भीम। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949
26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथ ही आज तारीख 14 अप्रैल 2022 को ग्राम बंगोली में आयोजित इस सभा में संविधान की उद्देशिका का वाचन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप स्थान ग्रहण करेंगे। दिवस पर मंगल कामना बधाई प्रेषित करता हूँ। और अगर हम किसी महापुरुष को याद करते हैं, किसी की जयंती मनाते हैं, तो उनके कार्यों का हमको पुनर्वर्णन करना चाहिए। और जब तक कि हम उनके कार्यों का पुनर्वर्णन नहीं करेंगे, उन्हें जमीन पर नहीं उतारेंगे, तब तक कि वह जयंती केवल उत्साह के रूप में होगी और उस महामना के द्वारा, हमारे पुरखों के द्वारा जो किए गए काम है, जो विचार है, जो अभिव्यक्ति है, जो सामाजिक चिंतन है, जो डट करके खड़ा होने की उन्होंने लोगों को सिखाया, जिसके बदौलत और अधिकार हमको प्राप्त हुआ है, जिसके कार्यों के जरिए हम सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जी रहे हैं, जिसके कारण आज हम बड़े और उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं, जिनके मेहनत और कार्यों की ही बदौलत हमारे पास आज गाड़ी, बंगला, मोटर कार टूट हो चुका है। तो जब तक के हम समाज में सामाजिक रूप से उनके विचारों का समाज नहीं बनाएंगे, तब तक के हमारे उन महापुरुषों की जो जयंती है वह अधूरा सा है। क्योंकि जयंती मनाना एक अलग विचार है और जयंती पर उनके कार्यों को पुनर्वर्णन करके साथ चलना, उन पर अपने युवाओं को, अपने बच्चों को तैयार करके चलना, ये उनकी सार्थकता और सही बात है। तो कोई भी महापुरुष जब जन्म लेता है और वह अपने कार्य श्रेणी में खड़ा होता है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसी श्रेणी के महापुरुष है, जिन्होंने अम्बेडकर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनने तक की कहानी एक लंबी और संघर्ष से भरा हुआ दास्तान है। और जब तक के हम उस दास्तानों को, उन पीड़ाओं को अपने अंदर, अपने हृदय में एहसास नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम अम्बेडकर को नहीं जी पाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे चीजें होती रहती हैं नित्य प्रतिदिन, और एक ऐसा हमारे पास पुस्तक है जिन्हें भारत का संविधान कहते हैं। वह पुस्तक जो है हम सबका एक रक्षा कवच के रूप में, और रक्षा कवच को लगातार कमजोर करने का भी काम चल रहा है। तो हमें चाहिए कि जिससे हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, जिसके जरिए हम रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधाओं तक पहुंच पाए हैं, तो वहां से उन रक्षा कवचों को हमको सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता महसूस होती है।
क्योंकि जो ढाल हमारे बीच में है वो ढाल नहीं रहेगा तो सब कुछ फिर से पहले जैसा शुरू हो सकता है। तो भारत के संविधान में आज हमको एक एक बात का अध्ययन करके पढ़ने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है, अपने नए पीढ़ी को सिखा करके उन्हें काम कराने की आवश्यकता है और जरूरत पड़ने पर अपने हक अधिकार के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और जब तक कि हम सड़क की लड़ाई लड़ना अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तब तक के हम जो है सही मायने में हम अपने पुरखों को श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे और न ही हम उस संविधान की मजबूती से जानकारी रख पाएंगे। आदरणीय समाज, आज बहुत सारी चीजें हमारे घर में होती है, शिक्षा की पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, सामाजिक पुस्तकें, अन्य पुस्तकें। उन पुस्तकों के बीच में अपने बच्चों को संविधान की पुस्तक ला करके घर में दो और गांव के हर गांव में एक लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर हो, जहां रात में या दिन में हमारे बच्चे पढ़ सकें और उन्हीं गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शासकीय सेवा के कर्मचारी हैं, वह इन जगहों पर अपनी सेवाएं भी दें। यही उनकी सामाजिक योगदान है। युवतियों के लिए स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराएं और अगर हम इस दिशा में सोचना शुरू करें तो ओनली फॉर एक साल में हम डेमो के रूप में पूरा अपने क्षेत्रों का, अपने ब्लॉक का, अपने जिला का नक्शा बदल सकते हैं। एक साल में अगर हम जो है हमारे पुरखा जो बाबा गुरु घासीदास जी से लेकर के भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तक के अगर विचारों को हम माने तो एक साल में हम अपनी कायाकल्प कर सकते हैं। और जब हम अपनी कायाकल्प कर पाएंगे तो वास्तव में हमारी आने वाली नस्ल जो है सही दिशा में काम करना शुरू कर दिया। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपील करता हूँ कि वास्तव में हम गलत को गलत कहना सीखें और सही को सही कहना सीखें। अगर हम गलत को गलत नहीं कह पाएंगे और सही को सही नहीं कह पाएंगे तो वहीं पर हमारी जो है बातें दब जाएगी, दबा दी जाएगी, हम जो है पीछे हट जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही सीखेगी जैसे हम उन्हें वातावरण बना करके देंगे। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हमारे विद्वान साथियों ने इस बात को बहुत बखूबी से, बहुत अच्छी तरह से बताया कि उनके समय में एक रक्षा कवच भी नहीं था। बाबा साहब के समय में, बाबा गुरु घासीदास जी के समय में एक रक्षा कवच भी नहीं था। वह अपने सर पर कफन बांध करके जो ला करके दिया, हमको ला करके दिया। आज हमारे सामने सब कुछ है, हमारी रक्षा कवच है। हम जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारी छूट नियंत्रण हो चुका है। तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को अगर मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, हंसते हुए देखना चाहते हैं, अच्छी जगहों पर देखना चाहते हैं तो हमें भारत के संविधान और हमारे पुरखों के कही हुई बातों का अनुसरण करना होगा। और अगर हम इस ओर नहीं ध्यान दिए तो आने वाली पीढ़ी का जो दुर्दशा है वह क्या होगा, कैसे होगा, इसकी जवाबदेही और किसी की नहीं होगी, उसकी जवाबदेही खुद हमारी होगी। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद, जय संविधान, जय भारत प्रेषित करता हूँ। और बाबा साहब
भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती की पुनः बधाई घोषित करते हुए अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। यदि ऊंचे पदों में जाते हैं तो उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ये तकलीफ की बात है ये हमारे लिए, और उसी को सोचने विचार विमर्श करने के लिए और हमारे युवाओं को आने वाले पीढ़ी को बताने के लिए यह कार्य आयोजित किया गया है। तो अगले उद्घाटन के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय भुवनेश्वर भंडारी जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएंगे और अपना विचार रखेंगे। आदरणीय श्री भुवनेश्वर भंडारी जी। आप सभी सम्मानित साथियों को जय संविधान, जय भारत। और आज इस ग्राम बंगोली में यह आयोजन हो रहा है, वो वहाँ ग्रामवासियों को भी स्वागत, जय संविधान, जय भारत। बहुत खुशी की बात है कि आज इस ग्राम में संविधान की बात हो रही है। संविधान का मतलब हक और अधिकार की बात हो रही है। ये जो है हमारे पुरखों का जो वसीयतनामा गुरु घासीदास, गुरु बालक दास, तमाम जितने हमारे संत महापुरुष हुए हैं वो संविधान में निहित है। और संविधान में निहित होने के नाते मौलिक अधिकारों के रूप में हमें अधिकार प्राप्त हुआ है और इस अधिकार को हमें पाना है। सभी समस्याओं का एक ही निदान भारत का संविधान, ये हमारे महापुरुष सभी के द्वारा कहा गया है। अम्बेडकर साहब जी ने विकास लिखे हैं। साथियों, जब हमें समाज में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले हमें अपने आचरण में परिवर्तन करना होगा और आचरण में परिवर्तन होने से विचारों में परिवर्तन होता है और विचारों में परिवर्तन होने से हम समाज के बीच में आते हैं और समाज के बीच में आने से हम उस समाज का नेतृत्व करते हैं और नेतृत्व करने से होता है कि हम जो गलत है और सही है इस चीजों का समाज को हम स्पष्ट आईना दिखाते हैं और आईना दिखाने से होता है कि समाज में एक तर्क संगत बातें, एक विद्रोह का निर्माण होता है। साथियों, तर्क और वितर्क का, और जब तर्क वितर्क करते हैं तो हम समाज में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो अवश्य निश्चित होता ही है। तो यही जो हमारे संविधान, आज हम इस ग्राम बंगोली में यह आयोजन हो रहा है, हमें तर्क वितर्क करने का, हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने का। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब ग्रामीण मंत्री थे उस समय हमारे एससी कैटेगरी में कलेक्टर हुए, तो बाबा साहब उन कलेक्टर को बुलाए तो कलेक्टर का सोच था कि बाबा साहब कुछ देने के लिए बुलाए होंगे, कुछ मांग होगा। तो बाबा साहब बोले आप इस गांव में से आए हैं, उस गांव में जाकर उस छोड़ गांव में जाकर राउंड कीजिएगा। इससे क्या होगा कि उस गांव में लोग देखेंगे जो बर्तन मांज रही है माताएं, गोबर पी रही, सब देखेंगे भाई बात, तो उसमें भी ये ललक पैदा होगी। ये सब बाबा साहब का कहना था। बाबा साहब का स्पष्ट है कि मैं उस समाज को प्रगति जिससे देता हूँ, उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति किया है और हम उसी को प्रगति मानते हैं। अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कम है और बच्चे ही हमारे आने वाले पीढ़ी है। साथियों, तो हमें शिक्षित बनना होगा, संगठित होना है और संघर्ष करना है अपने हक अधिकार के लिए। साथियों, इतना करते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। जय संविधान, जय भारत। और इसके पश्चात में हमारे उपस्थित आदरणीय श्री विनोद बघेल जी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अम्बेडकरवादी विचारधारा को आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आएंगे और अपना विचार रखेंगे। आदरणीय श्री विनोद बघेल जी, ताली बजाएंगे आप लोग।
आदरणीय नारायण टंडन सर, प्रोफेसर रामधारी से आदरणीय प्रोफेसर मुकेश सर, अजय प्रेम जी फाउंडेशन रामधारी से आदरणीय विनोद भोसले सर, लीगल सेल फाउंडेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़, आदरणीय भाव सिंह दारे सर जो कि एक शिक्षक भी है और ब्लॉक अध्यक्ष सतनामी समाज गुरु से, आदरणीय टंडन सर, आदरणीय सरपंच जी ग्राम बंगोली से और इस गांव के समस्त ग्रामवासी तथा दूर दूर से आए हुए मेरे सभी साथियों, आप सभी को मैं डॉक्टर बाबा साहब के 131वें जयंती के बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वैसे ही आज एक और महामानव का जयंती है, तथागत महावीर जयंती। साथियों, हम सभी को पता है और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत के हर कोने कोने में, चाहे वो एक गांव हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो या फिर जिला हो या कोई स्टेट हो, संपूर्ण भारत में आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में और वैसे ही एशिया में भी मनाए जा रहे हैं। अगर हम हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उस सैटेलाइट में देखें या फिर आप अपने घर जाकर YouTube के माध्यम से देखिएगा, सोचिएगा कि क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती केवल भारतवर्ष में ही मनाया जा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब की जयंती जो है न केवल भारत में ही बल्कि आपको संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। आपको हमारे पास में लगा हुआ पाकिस्तान में भी आज बहुत ही हर्षोल्लास से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाया जा रहा है। ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि वो एक ऐसे महामानव है, एक ऐसे ग्रेट लीडर है, एक ऐसे एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी रहे हैं जिनकी जयंती मनाना आज हर देश वासियों के लिए नहीं पूरे विश्व के सभी मानव जातियों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात हो गई है। और खास तौर पे हम जब बाबा साहब के बारे में बात करते हैं तो बाबा साहब के बारे में हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बाबा साहब के जो जीवन स्तर है और आज जो हमारा जीवन स्तर है वो बहुत ही अलग है। उन्होंने जितनी कुर्बानी दी है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही पूरे विश्व में उतनी कुर्बानी को किसी ने नहीं दी होगी। मेरे जानकारी में, मेरी जो स्टडी है, मैंने जो उनको पढ़ा है और मैंने उनको जो जाना है, तो मैंने देखा कि उतनी कुर्बानी शायद ही कोई ऐसे महामानव होंगे जो ऐसे कोई कुर्बानी दी होगी। साथियों, बचपन से जिस बालक के साथ अगर उनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता, उनको विद्या पढ़ने से वंचित कर रहा हो, उस समय की बात है जिस समय सोच कर देखिए अंग्रेज का भी शासन था। उस समय मुगल के लोग कुछ बचे हुए थे, ऑलमोस्ट उनके कुछ वर्षद थे और साथ ही हमारे समाज की उन्नति तो उस समय बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बावजूद भी सोच कर देखिए, एक ऐसे बालक के साथ शिक्षा के जगत पे, शिक्षा के लिए उन्होंने उनको वंचित कर रखा, विद्यालय से उन्होंने पढ़ने नहीं दिया जाता था। उसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करके आज वो इतना बड़ा विद्वान बन चुके हैं पूरे विश्व में कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि उनसे पढ़ा लिखा
विद्वान आज तक कोई भारत में या विश्व स्तर पे ऐसा एक भी व्यक्ति हमें देखने को नहीं मिलता है। साथियों, हम बाबा साहब के बारे में केवल संविधान के निर्माता, संविधान के रचयिता के नाम से जानते हैं। अगर हम केवल उतने ही सीमित रहेंगे तो समझ लीजिए कि हम बाबा साहब को बहुत छोटे से समझते हैं। बाबा साहब के आज जयंती है, 14 अप्रैल आज छुट्टी है। ये छुट्टी के दिन सोच कर देखिए क्यों मिला आपको, ये छुट्टी आपको क्यों मिला? क्या घर में बैठने के लिए मिला है? क्या आपको सुस्ताने के लिए मिला है? क्या आपको भक्ति लड़ाने के लिए मिला है? कि आप अपने समय को समाज के लिए मंच पे आके या भी सड़क पे आके या दूसरे के घर में जाके जरूरत जो भी हो सके तो मंच पे आइए, हो सके तो सड़क पे निकलिए, हो सके तो आप अपने घर से निकल के दूसरे के घर में जाके जो बाबा साहब ने जो उनका हिस्ट्री रहा है और जो उन्होंने समाज के लिए जो इतना कुछ किया है उनको बताने का दिन था और दिन है। लेकिन आज हम अक्सर देख रहे हैं इस गांव में लगभग 700 के आसपास पब्लिक होंगे, उनमें से हमें आधे को मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आसपास के लोग भी होंगे। मुझे यह भी मालूम है कि ये पहली बार इस तरह के प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं, इसलिए तो मैं लाख आप लोगों को बधाई देता हूँ। लेकिन सोच कर देखिए कि 14 अप्रैल के दिन हम क्या कर रहे हैं। भारत में कितने सारे देवी देवताओं के लिए और भी महापुरुषों के लिए छुट्टी देते हैं और हम अपने छुट्टियों को घर में अपने फैमिली के लिए, मनोरंजन के लिए या तो कहीं फिल्म देखने चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं या और किसी समय में हमारा समय बर्बाद चला जाता है। लेकिन ये जो संडे की छुट्टी है, ये भी जो छुट्टी है बाबा साहब की वजह से आप लोगों को मिली है। ये संडे की छुट्टी अगर जोड़ किया जाए तो टोटल 365 दिन में 50 से भी ऊपर छुट्टी मिलती है। इस 50 के दिन में 50 दिन मतलब 50 बार हमको बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए, बाबा साहब के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, बाबा साहब के क्रांति जो उन्होंने आंदोलन चलाया, जो उन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया उनके बारे में अगर ये बातें अगर होती जो आज हित नारायण टंडन सर और मुकेश सर ने इतनी हमें अच्छे बातों से, मेरे लिए कुछ ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मुकेश सर और हित नारायण सर ने इतनी सारी चीजें बातें आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मेरे लिए ऐसा कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। फिर भी मैं जो मुझे आप लोगों ने अवसर दिए हैं, जो मुझे आप लोगों ने यहाँ तक जो सम्मान दिए हैं, उसके लिए मैं 2-4 शब्द जरूर कहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब उनके अंदर जीवनी पढ़ा जाए तो वे विश्व के ऐसे व्यक्ति है जो न केवल शेड्यूल कास्ट का, न केवल वो ट्राइब का, न केवल ओबीसी का और न केवल सवर्ण का भला किया, बल्कि उन्होंने इंडिया के उन तमाम सभी नागरिक के अलावा विश्व के में जितने भी नागरिक हैं उनके भी उन्होंने भला किए हैं। और वो कैसे, उसको हमको समझना पड़ेगा। उन्होंने कैसे विश्व के स्तर में उन्होंने काम किया, उसको हमको समझना पड़ेगा। जैसा कि हित नारायण सर ने बताए थे कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने दिया और उसका उस संविधान का सबसे बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई देश में हुआ है वो केवल भारत में हुआ है। दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और दुनिया का सबसे हितकारी, लोक कल्याणकारी अगर बात किया जाए, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर सोसाइटी के निर्माण में अगर देखा जाए तो संविधान में सारी चीजें होती है जिसमें आज हमारे भारत को दुनिया के नंबर 1 हो जाना चाहिए था। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा वर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भारत में ही हुआ है। लेकिन उसी संविधान को लेकर अन्य कंट्री, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो अमेरिका हो, हालांकि अमेरिका में बहुत पहले संविधान बन गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व स्तर में भारत के संविधान को देखने के बाद अन्य बाकी कंट्री में भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पुनर्निर्माण भारत में बाकी कंट्रियों में पुनर्निर्माण
हुआ और भारत से सीख कर, भारत में जितने भी सारी चीजें सीख कर वहाँ के जो सोसाइटी में वहाँ के नागरिकों को उन्होंने देने का काम किया। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू बनाया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया कि सारे धाराएं हटाया और कौन से धाराएं हटा दिए जो हमारे सबसे ज्यादा बेहतर थे, हमारे लिए सबसे ज्यादा हितकारी थे और हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद थे। साथियों, भारत में यहाँ जो भी रिवॉल्यूशनरी हुआ, चाहे वो संतों के माध्यम से हुआ हो, चाहे वो गुरुओं के माध्यम से हुआ हो, उसका हमेशा काउंटर रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ है। और मुझे इस बात को कहने के लिए बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि जब तक लोगों को दुश्मन की और दोस्त की पहचान नहीं होगी, जब तक दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं होगी, तब तक हमारा एजुकेशन सही मायने में एजुकेशन नहीं है। हम एजुकेटेड हो गए, हमने डिग्री हासिल कर लिया, लेकिन डिग्री हासिल करने के बावजूद भी अगर हम अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए तो ये कारण जो है वो फिर हमें एजुकेटेड करने का कोई हक नहीं बनता है। और हमारा जो दुश्मन है वो कौन लोग है, वो दुश्मन को किसने चुना, वो दुश्मन आज जो है आज भी बस इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश किया जा रहा है। तो उसके बारे में हमें इस मंच के माध्यम से नहीं, हमारे घर के माध्यम से बोलने की जरूरत है। और हम सबको अच्छे से जानते हैं कि दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कास्ट एंड कास्ट कैपिटलिज्म, यानी कि भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जाति और जाति पूंजीवाद है। और इस बात को ऑलरेडी हितनारायण सर जो है और मुकेश सर ने बताया है, लेकिन कुछ चीजें हम लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि ये बड़े लेवल पे ये चीज हो रहा है। मैं जब कह रहा हूँ कि कास्ट और कास्ट कैपिटलिज्म जो है इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसके वजह ये दोनों चीजें अगर जब तक रहेंगे तब तक भारत का कभी भी जो है वो उत्थान नहीं हो सकता। इस बात को आप नोट कर लीजिए। भारत कभी भी दुनिया में नंबर 1 हो सकता है जब ये कास्ट का पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि कास्टिज्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और भारत में जो कास्ट कैपिटलिज्म आज अगर देखा जाए तो भारत की जो जीडीपी है तकरीबन 160 लाख करोड़ के आसपास है। ये 160 लाख करोड़ की जो पूंजी है जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं वो आज किसके पास है, किसके पास अलग है? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं वे लोग एक इनके पास ये है जाति पूंजीवाद। और जाति पूंजीवाद जो अपील सकते हैं अंबानी, अडानी, मित्तल, अग्रवाल, ये सब कौन है? एक जाति पूंजीवाद बन चुका है। साथियों, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देख लीजिए, वहां पर एक ही जाति के लोग जो है आपको मिलेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। यानी कि क्या उस जगह में उनके जाति के लोग जाएंगे तो उनको जो न्याय मिलेगा और हमारे लोग जाएंगे तो हमको क्या न्याय मिल सकता है? क्योंकि वहां तो ऑलरेडी उन्होंने अपने पैर दबा चुके हैं, यानी उन्होंने अपने घुसपैठ कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनका घुसपैठ हो चुका है। तो सोच कर देखिए क्या वहां आपको न्याय मिल सकता है, क्या पूरी तरह से न्याय मिल सकता है? अक्सर हम न्याय की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्याय मिलती है वही न्याय। न्याय का वो मतलब नहीं होता। न्याय का असली मतलब होता है जहां पर आपको सामाजिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे और साथ ही आपको सांस्कृतिक लेवल पे, धार्मिक लेवल पे आपको ऐसा कोई अन्याय अत्याचार ना हो, वही सही न्याय है। न्याय के अंदर बात करेंगे तो कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अन्याय हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। तो जब तक ये कास्ट और कास्ट कैपिटलिज्म भारत से नहीं जाएगा तब तक भारत का उत्थान नहीं हो पाएगा। और इस बात को हम सभी इस बात को हम सब जानते ही हैं और इससे हम शोषित और पीड़ित लोग हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि इसको खत्म करने की? ये खत्म कौन कर पाएगा? ये खत्म करने की जिम्मेदारी उन सभी शोषित वर्ग के है जो शोषण करता है वो तो कभी खत्म नहीं कर सकता, वो कभी नहीं करेगा। और उनकी वजह से आज भारत जो है हम सबको मालूम है कि भारत ही नहीं कि
छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं HDI, आपको मालूम है छत्तीसगढ़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले नंबर है, इधर के पीछे से पहले नंबर है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए दो तरह का डेवलपमेंट होता है, एक होता है मटेरियल डेवलपमेंट और एक दूसरा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या आता है कि आपकी एजुकेशन कैसी है, आपकी एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसी है, आपकी हेल्थ कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, आपका जीवन चल रहा है, इस स्टैंडर्ड की कीमत है। ये सारे जो है ये जो है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है। मटेरियल डेवलपमेंट में क्या आता है कि आपकी सड़कें कैसी, जैसे अगर मैं गांव की बात करूं, गांव की सड़कें कैसी है, गांव की नाली कैसी है, गांव में एजुकेशन इसका स्तर कैसा है, यानी कि बिल्डिंग कैसी है, गांव में तो बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसका सिलेबस कैसा है, टीचिंग कैसी है, टीचर कैसे है, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि गांव के जो रहने वाले लोग हैं उनके घर कैसे हैं, उनके खाने पीने का स्टैंडर्ड कैसा है, ये सब जो है आपके HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आ जाता है। साथियों छत्तीसगढ़ जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि जीवन स्तर के दोनों चीजों में सबसे वर्स्ट पोजीशन पे है, यानी कि पीछे से लास्ट आखिरी पहला थे। तो सोच कर देखिए इंडिया की पोजीशन में आप जानना चाहेंगे, जिस इंडिया को हम लोग बार बार बोलते हैं कि इंडिया को दुनिया में गुरु विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन उस विश्व गुरु को बनने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। तो वो 132वें पोजीशन पे पूरी दुनिया में 132वें पोजीशन पे, यानी कि हम लोग इंडिया में 132वें पोजीशन में, मतलब हम सब लोग जितने भी आप सब लोग हम लोग सभी की पोजीशन कहाँ है पूरे विश्व में, हम 131 कंट्री से पीछे हैं। और किन चीजों में पीछे है, एजुकेशन में पीछे है, हमारे स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड में हम पीछे हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा तो रोजगार न मिलने की वजह से हम पीछे हैं। अगर हमारी कोई भी चीज कमी है तो समझ लीजिए हम उन सारी चीजों से पीछे हैं। और ये पीछे क्यों है? क्या हमारे इंडिया में कोई कमी है, क्या हमारे इंडिया के लोगों में कोई कमी है कि आज हम ये जिला पीछे हैं? बिल्कुल नहीं। कमी किस वजह से है? कमी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने इंडिया को ऐसे जगह में लेके गए हैं जिस जगह पर हम लोगों को आज तक आजादी के 72 सालों में पहुंच जाना चाहिए था, उस स्तर पे हम लोगों ने नहीं पहुंचा। उसका कारण है सबसे बड़ा संविधान का मात्र 5% इम्प्लीमेंटेशन। 72 सालों में अगर हम लोग 1% भी पर ईयर इम्प्लीमेंटेशन कर दिए होते पूरी ईमानदारी के साथ, तो आज हम जो है पूरे विश्व में मैं इतना कह सकता हूँ 5वीं-6वीं पोजीशन हमारी हो जानी थी। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि इंडिया का जो GDP है यानी कि जो संपत्ति है वो पूरे विश्व में तकरीबन 6वें पोजीशन पे, यानी कि इंडिया इज बेसिकली रिच कंट्री, इंडिया इज बेसिकली रिच कंट्री विद पुअर पीपल। यानी कि इंडिया कोई गरीब नहीं है, इंडिया कोई गरीब नहीं है, लेकिन इंडिया में रहने वाले लोग गरीब हैं। और उसका कारण क्या है? पर कैपिटा इनकम, यानी कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है। 20 करोड़ लोग जिस देश में भूखे रहते हैं, 20 करोड़ लोग जिस देश में भूखे लगे रहते हैं, वो देश कभी विश्व गुरु बन सकता है क्या? मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। और तकरीबन 60 से 70 करोड़ लोग जो है तकरीबन जिनकी स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे, बिलो पॉवर्टी लाइन में है, मतलब इनकी जीवन स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट एक गरीबी रेखा के भी नीचे है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे हमारे जो स्थिति और परिस्थिति का निर्माण किया है वो केवल और केवल एक ही की वजह से जो है वो है संविधान की पूरी तरह से जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन न होने की वजह से। और ये सबकी जिम्मेदारी किसकी थी? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो
उन बहुजन समाज के लोगों के सभी जितने भी जिनको हम बोलते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और जिनको आज तक सालों में जिनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग जो मानसिकता रखते हैं जिन्होंने आज तक बर्बादी के कारण, भारत की बर्बादी के कारण है, वो लोग को कभी भी नहीं कर सकते। वो लोग कभी भी भारतीय संविधान को, जैसे सर ने ऑलरेडी बोले बताए कि ऑलरेडी दिल्ली में संविधान के जो है उनकी जो संविधान पुस्तिका है उनको उन्होंने फाड़ा जलाया। तो जिस देश में ऐसे लोगों को देशद्रोही की सजा नहीं मिलती, देश से बाहर निकालने की सजा नहीं मिलती है, केवल आप अगर कहीं और कुछ नारे लगा देते हैं उन्हीं लोगों को, यानी कि नारों से पहचान होती है, आपको नारे से पहचान होती है हमारी। क्या नारे से हमारी पहचान होनी चाहिए? अगर जिन जो लोग जो संविधान की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा रहे, वे लोग असली देश के दुश्मन है, वे लोग असली देशद्रोही। साथियों, मैं बाबा साहब के बारे में 2-4 चीजें और बोलना चाहूँगा, उसके बाद में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय हो चुका है, तो मैं अपनी बात यहीं पर रोकूंगा। उससे पहले 2-4 चीजें मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर आज दुनिया के सबसे बड़े, इतने बड़े रिवोल्यूशनरी क्यों हो गए? आज पूरी दुनिया में इतना क्यों उनको माना जा रहा है? उनका सबसे बड़ा कारण था कि वो दुनिया के सबसे महानतम मानवतावादी क्रांतिकारी व्यक्ति थे। दुनिया के सबसे बड़े मानवतावादी क्रांतिकारी व्यक्ति है, और इस बात को केवल भारत ही नहीं, अभी तो पूरी दुनिया इस बात के लिए जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घरों में बाबा साहब के केवल उनके पुस्तकीय ज्ञान से नहीं मिलेगा, जबकि उनको पढ़ के उनके काम को, उन्होंने जितने भी राइटिंग लिखे हैं, जितने भी स्पीच बोले हैं, जितने भी उन्होंने लिखे हैं, और उनको पढ़कर लोगों को भी बताने की जरूरत है। यहाँ पर जो भी आज बैठे हुए, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे से भी ज्यादा आप लोग ज्ञानवान हैं और बाबा साहब को समझते हैं, उनके कार्य को समझते हैं, उनके काम को समझते हैं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और यही वजह है कि आज आप लोगों ने अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल के आज मुझे भी सुन रहे और बाकी लोगों को भी आप सुन रहे हैं, जानते हैं। लेकिन हम सबको जो मैं बोला कि लगभग संडे की जो छुट्टी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जो छुट्टी संभव हुआ है, उन छुट्टियों के दिन भी इस तरह के कार्यक्रम करने की जरूरत है। आज इस मंच में मुझे महिलाएं नहीं दिख रही है, महिलाएं दिख रही है तो बहुत कम है, और बाबा साहब ऐसा कहते थे कि बिना महिलाओं के कमी से, मतलब महिलाओं की, जब तक महिलाएं नहीं होगी तब तक कोई क्रांति सफल नहीं हो सकता, यानी कि समाज का पूरी तरह से निर्माण नहीं हो सकता, यानी कि अधूरा समाज ही बन पाएगा। तो महिलाओं को जो है लाने की भी जरूरत है। आज महिलाओं को मैटरनिटी की छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी की जो छुट्टी मिली है वो भी किसकी वजह से? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। आज हम सब लोगों की, मैं बड़े गर्व की बात गर्व से कहना चाहूँगा कि आज मेरी जो कुछ भी उपलब्धि है, जितनी भी उपलब्धि है, वो सारा केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। मेरे घर में जितने भाई आज जॉब में है, सर्विस में, वो सभी केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। यानी कि अगर मैं पूरा क्रेडिट हूँ, भले मैंने एजुकेशन लिया, पढ़ाई किया, मेहनत किया, पिताजी का भी साथ, माता जी का भी सहयोग रहा, समाज का भी साथ रहा, मेरे पेरेंट्स के, मेरे परिवार का, मेरे गांव का, मेरे शहर का, मेरे देश का, सबका सहयोग रहा, लेकिन सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के। और न केवल मैं अगर मैं कह रहा हूँ तो मेरी ही बात नहीं है, यहाँ पे जितने भी तमाम, जितने भी नौकरी पेशे के हैं, या मजदूर है, किसान है, महिला है, जो भी आज जो भी कुछ है, आप या फिर आप अगर कोई जॉब मिली है, तो आज जितने भी उपलब्धि देख रहे हैं, जो भी कुछ हुआ है, वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हुआ है, और इस बात को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं समय को ध्यान से रखते हुए मैं अपनी बात यहीं पर देखूंगा, और मुझे आप लोगों ने जो समय दिया मुझे बोलने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, अगर मेरी बात, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मेरी बात आप लोगों को कोई कड़वी या कोई चुभी होगी या कोई गलत होगी, मैं पूरी समझदारी के साथ, पूरे के साथ, और कुछ भी
सामने बोला है, फिर भी किसी को ऐसा लगेगा कि कुछ भी ऐसा उनको कुछ गलतियां है, उनसे हम बाद में डिबेट कर सकते हैं। तो मैं अपनी ईमानदारी के साथ जो भी बात करने जाता उससे मैं संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। और खासतौर टंडन सर, राजेश सर और गांव के सरपंच, मैं आपसे एक ही उम्मीद करना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम आप हर साल करें और इससे भी बढ़कर और आगे करें, और हो सके तो हर संडे को, क्योंकि आज संडे मिला है वो केवल इसी वजह से मिला है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हर संडे को आप ग्रामवासी के साथ, ग्राम सभा के साथ बैठ के या फिर 4 गाँव को आसपास अपने आसपास के जो भी दूसरे घर में जाके आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताएं, उनकी पुस्तक से, उनकी संविधान से, और उन्होंने जो कुछ भी बताया वो भी आप बताने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पर करता हूँ। धन्यवाद। मुझे आप लोगों ने सुना उसके लिए करता हूँ। बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री बघेल जी। और अब हमारे जिला के मुखिया, हमारे समाज के जिला के मुखिया आदरणीय श्री आरपी सर भाटा जी उपस्थित है। उनको स्वागत करने के लिए मैं शिक्षक श्री खिलावर राव वाले जी जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सरकार, जय संविधान, जय सरकार, जय संविधान, जय सरकार। जय सर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय माता बहनी माता की। जय। हमारे ग्राम मंगोली में डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती पर प्रथम बार हम लोगों ने सोचा कि हमारे गांव में कुछ ऐसा किया जाए कार्यक्रम, और अचानक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और साथ को 5-4 दिनों में ऐसी बहुत माध्यम किया गया है। और जो भी यहाँ आज सभी हमारे सम्मानी हैं, जिनको भी बाबा जी का कृष्ण श्रेष्ठ के बारे में समझ रखे हुए लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री कृष्णनारायण गढ़ा जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय श्री विनोद बघेल जी, माननीय श्री विनोद कोसले जी, माननीय श्री भाष गाड़ी जी, मनीष कुमार ब्लॉक अध्यक्ष, और हमारे जिला समाज अध्यक्ष भी आ गए। सभी ने अपने कीमती समय निकाल कर और बाबा साहब का विचार और बाबा साहब के संघर्ष की संस्था और उसे संविधान आप लोगों ने समक्ष रखा। और इनमें से जितने भी सुने सोचकर और आए, इसमें से हम लोग जितने भी आए, अगर इस बाबा जी के जो हमारा वक्ता है जो बताए हैं उनको विचार था, उनके संघर्ष की कहानी को और आगे हम लोगों को बताया। और विश्व प्रसाद के पद में हमारे गाँव के बच्चे लोग के लिए रखते थे और नहीं आता है। और मुझे लग रहा है कि अभी भी हम लोग बाबा जी इतना संघर्ष करेंगे हमारे समाज को उठाने के, दलित समाज को, पिछड़े वर्ग को उठाने के, फिर भी अभी भी लगभग 75% आदमी अभी भी समाज पाए हैं। इसे एहसास होता है, अगर समझ जाते हैं पीछे पर जाओ कम से कम 25-30% पब्लिक जरूर जब कोई प्रकार से हमारे गाँव कार्यक्रम होता है, जब दास प्रतियोगिता वगैरह तो इतने जल्दी भीड़ आ जाते हैं। हमें ये कुछ लग रहा है क्योंकि हम ये आयोजन करके जितने विचार धारा से अपने बाबा जी का संघर्ष की कहानी को वास्तव में बताएंगे और आप साथ करेंगे और आगे बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। और इस तरह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो ऐसे सोते हुए समाज को बहुत अच्छा है। जब बाबा जी इतना संघर्ष किए, रात दिन की इतना उसका संसार में बाबा जी का संघर्ष बहुत कर
जिन्होंने शिक्षा की इतना संघर्ष किया, अपेक्षा अगर शिक्षा ग्रहण करके इस बात में अगर नहीं आते तो आज संविधान को दूसरा कानून लिखा और उनके लिए हम लोग अनुसरण करते, उनके बताते मार्ग में चलते जब प्रचार वगैरह लिखते हैं और उनके अनुसरण कर रहे हैं, उनके बताए हुए प्रचार का हम लोग सभी अनुसरण करके चल रहे हैं। और हमारे बाबा जी जो बताए हमारे लिए अपना पूरा परिकर में काम कर रहे हमारे समाज की, फिर भी अभी भी समाज 75% ग्रहण नहीं कर पाए, उसके विचार है तो नहीं समझ पाए। हमारे वक्त अपना कीमती समय चेक कर आए और हम लोगों को इंग्लिश किया, बाबा जी ने संघर्ष की कहानी सुनाया, उसके लिए मैं उनको सादर अभिनंदन करता हूँ, सुना देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और नीचे मेरे बाबा जी को नमन करते हुए अपना पानी राम का जय जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, बोलो राजा बेटा साहब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरपंच महोदय जी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, ये प्रथम वर्ष है और पहली कड़ी है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगले साल जुड़ेंगे, समझेंगे, ये प्रयास हमारा खत्म नहीं होना चाहिए, शुरुआत है और शुरू में ही अच्छा रिजल्ट हो जाए ये कोई संभव नहीं है। लेकिन दुख भी है, महिलाएं नहीं आपको तो चलते, लेकिन पुरुष को तो कम से कम आकर बैठना चाहिए 2 घंटा, ये भी तकलीफ की बात है। चल महिलाएं खाना बना रही है या कुछ और काम कर, लेकिन पुरुष लोग बैठ कर आस बैठे, लेकिन यहाँ नहीं आ सकते। इसीलिए सरपंच जी ने ठीक कहा, सोते हुए समाज को जगाना मतलब अपना सर कितना जगाते रहोगे, खुद को जागो, खुद चलो, कितने दिन दूसरे को तो जाते रहोगे, चलते रहो, और खुद को चलना है, खुद को जागना है, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी सही मार्ग में चल पाएंगे, सही पद पर पहुंच पाएंगे, नहीं तो फिर व्यर्थ है, लड़ने वाला कोई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था ST SC OBC तीनों में ही से सबसे अधिक यदि संघर्ष कर रहा है तो केवल SC ही है, आरक्षण हो या संविधान के बारे में वही लोग आगे आकर लड़ रहे, बाकी लोग अभी भी ब्राह्मणवाद में फंसे हुए हैं, उनको दिल दुखाने के लिए बोला उनकी तकलीफ है, समस्या हो जाए, लेकिन हम तो जागे हैं, ये गर्व की बात है, और हम जब जागे हैं तो 10 लोगों को जगाएंगे, ये विचारधारा हमें होनी चाहिए। आज 10 को जगाएंगे, कल 10 100 को जगाएंगे, 100 से 1000 ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। हमको अपना जो दृढ़ संकल्प है विश्वास को नहीं खोना है, इस बात को आप लेकर चलेंगे। और अभी देखना कार्यक्रम होंगे हमारे पंडित कृष्ण की करेगा, तो अच्छे से बैठे रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। मेरा नाम विकास कल्याण है, मैं आप सबसे पहले आदमी था, सरपंच से बाकी बोल चुके थे, मैं विकास बोल रहा था, अपना नाम नहीं बता पाया था। मेरा नाम विकास कल्याण है और मैं यही निवासी हूँ। हाँ, आदरणीय पंडित भारत प्रसन्न आदरणीय श्री रोमान सिंह महोदय सरपंच रामपुर का अर्पण बोले। पहले मैं पंडित कुलेश्वर की कही थी आसपास में बदल पहुँचाऊंगा कि आप अपने पार्टी के साथ तैयार रहेंगे। पंडित कुलेश्वर की कही थी इसके पश्चात तुरंत आपका कार्यक्रम होना है, तो आप तैयार रहेंगे। और मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री आरती सभा जी आपसे निवेदन चाहूँगा संक्षेप में 2 शब्द बोलकर संबोधन करेंगे। आज ग्राम कंपनी में एक और कार्यक्रम से वहां शामिल होने पड़ी, और आज ग्राम बंगोली में जो कार्यक्रम हुए वो कार्यक्रम 5 बजे से सुना था। मान भी बोले हो वो 5
बजे सुने हम यही बंगोली गांव में रह करके पूरा सुने हम और बहुत आनंद लेते, बहुत शिक्षाप्रद और भाषण दी से और वक्तव्य के एकल पहली में कहना चाहूँ कि सामाजिक क्रांति के पितामह और शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिराव फुले, आरक्षण के जन्मदाता, आरक्षण के देवैया छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी जायकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जेकर आज जन्मदिन है, बोला कोटि कोटि नमन करते हुए और ये सब महात्मा मन के समय समय में जन्मे संतों महापुरुषों गुरुओं के इतिहास ला, उद्देश्य ला, ओकर निर्देश ला हमारे बीच लाने वाला मानवर काशीराम साहब ला मैं नमन करता हूँ। यदि मानवर काशीराम साहब ये बात न बताए और पूरे भारत में नहीं घूमती समय आपका 66 साल के उम्र हो गए हम मैं नहीं जानते, हमारे पुरखा के सूत्र नहीं जानते, हमारे पुरखा के उद्देश्य नहीं जानते, हमारे पुरखा के कार्य होने नहीं जानते। और यहाँ तक के सतनामी समाज में मैं जन्म लेकर के आज आप मैंने सतनामी समाज दिया धमतरी के अध्यक्ष बना यह तक नहीं जानते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नकुल दादा भिड़ी सबसे पहली बताई और बताने वाला कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश में पढ़े तब वहां जा करके द ग्रेट अमर गुरु घासीदास बाबा ये अंग्रेजी लिखे इस तरह पढ़ के यहाँ आ करके वो बताई तभी हम सब जाने और वो नवैया सूरता करने वाला ये भारत दुनिया में सब भेजने वाला मानवर काशीराम साहब और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में देखा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम अल्लाह अपमान अन्याय अत्याचार असहायता अमानवीयता के जिंदगी जीते हुए 5000 साल पूरा हो गए तेरा हम अल्लाह समता स्वतंत्रता और बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की रचना के लिए स्वतंत्र भारत में संविधान लगी। हिंदूवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनोवादी व्यवस्था, अन्याय अत्याचार सुरक्षा मानवीयता भेदभावपूर्ण छुआछूत के धर्म के अंधभक्तरा जाति पाति के साथ में हमारा भेदभाव करने के जो नियम कानून बनाने से मनुस्मृति ये मनुस्मृति जला करके डॉक्टर बाबा साहब भारतीय संविधान के हमला रचना करके स्वतंत्र भारत को हमला दी से और उसके बदौलत हमारे आज दिया संस्था संचला संचिया संकुला संसभा सभा सोसाइटी करा ये सब तमाम बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरु महापुरुषों के आदर्श उन्होंने डाली और गुरु घासीदास बाबा के मनखे में एक के जिला हम संसद होकर बाद संविधान में रख करके आज पूरे भारत में हम गुरु घासीदास बाबा के मनखे में एक वो हमारे लिखित में एक ग्रंथ लेकर के एक नियम लेकर के एक कानून लेकर के आज हम ये मौका दे। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूँ कावड़ जी क्षमा चाहता हूँ कि मैं यही गांव बंगोली में 5 बजे आकर के आपके मंच तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन बहुत आनंद लगी कि आप मन के बात में सुनत रहे और उसका कारण ये कि महू एक पारिवारिक कार्यक्रम एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में आकर के आज ये गांव के बेटी हम धमतरी में संभाषा परिवार में विवाह करके ले जाओ और उकड़े सगुन आज पंचायत आए। तो साथी हो बहुत समय हो गए हम जाना है और धमतरी में प्रोग्राम हो से एक दूसरे प्रोग्राम में शामिल हो और बहुत सुखद लगते कि ये गांव में मानवर काशीराम साहब के आंदोलन चली से, ये गांव में समता के आंदोलन चली से, ये गांव में भाईचारा पैदा करी से,
ये गांव के आदमी वहाँ दिल्ली बम्बई और कलकत्ता तक के जा करके ये मिशन के कारवाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारवाया फैला के काम करी से आप मन बहुत बहुत धन्यवाद हो हमारे प्रखर वक्तव्य आंदोलन से और आगे भविष्य में और जो हमारा सुझाव है उसके बारे में हमें जानना है तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। बस यही बात का बोलते हुए मैं बात देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जय सतनाम। धन्यवाद साथियों, आप लोगों के बोलने के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपकी संवाददाता जी। एक चीज बताओ, आप सुल्तान काका हमारे स्वर्गीय अजीत प्रमोद जोगी जी वो वैष्णव बोले कैसे आप बोले तो आगे सुना बहुत अच्छा लगी और आप अच्छा बोले और उसका धन्यवाद। अब इसके पश्चात हमारे आदरणीय श्री शिक्षक भाव जी और अध्यक्ष सत्तावी समाज बिलासपुर आपसे निवेदन चाहूँगा कि आप भी संक्षेप में हमारे सभा को संबोधन करेंगे। तो पंडित तुलसा जी आपसे निवेदन है कि आप तैयार रहेंगे, इसके तुरंत पश्चात आपका कार्यक्रम होना है। आदरणीय शिक्षक एवं अध्यक्ष सत्तावी समाज बिलासपुर भारत अल्लाह की आप सभी ग्रामवासी, ग्राम के प्रथम नागरिक, समाज से जिला और ब्लॉक में पधारे समाज के प्रमुख जन और बाहर से आए हमारे वक्तागण जो बाबा साहब के विचारों पर आज उनकी 131वीं जयंती के अवसर पर ग्राम बंगोली में इस संगोष्ठी आयोजन में अपनी हिस्सेदारी